Hello friends, today we are here to start chapter number 9, The Living Organisms, Characteristics and Habitat for class 6. In this chapter we will study कि हमारे आसपास जितने भी organisms होते हैं उनकी क्या क्या characteristics होती हैं या क्या क्या उनकी हैबिट्स होती हैं। हैबिटेट या हैबिटेट्स की मतलब है कि एक डिफरेंट काइंड की स्पीशीज़ एक डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। ये हमें कैसे पता लगेगा? इस चैप्टर में पहेली और बूझो दो आपकी एज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ चीज़ें देखी। सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले वो अपनी एक वेकेशन पर गए जो कि उनकी गंगा ऋषिकेश की साइड थी, मतलब माउंटेनियस एरिया था, पहाड़ों वाला एरिया था जो कि कूल होते हैं। वहाँ पर उन्होंने कुछ ट्रीज़ ऑब्जर्व किए जो डिफरेंट काइंड्स के थे, जैसे कि ओक्स, स्पाइंस और भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के उन्होंने वहाँ पर ट्रीज़ देखे। नेक्स्ट ट्रिप उन्होंने जो किया था वो था राजस्थान के अंदर भी जब उन्होंने मूव किया, जो हॉट एरियाज़ था वहाँ पे भी उनको डिफरेंट काइंड के एनिमल्स देखने को मिले, डिफरेंट काइंड के प्लांट्स देखने को मिले। जो डिफरेंट काइंड के प्लांट्स उनको देखने को मिले मोस्ट ऑफ द टाइम कैक्टस प्लांट्स होते हैं जो हमें डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट अपनी ट्रिप विज़िट की वो थी ट्रिप टू पुरी, जो कि एक बीच एरिया था। ट्रिप टू पुरी जो कि एक बीच एरिया था, वहाँ पे उन्होंने बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा। अब उन्होंने क्या नोटिस किया कि हर जगह पर डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के उनको प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। सो व्हाट आर दे, कि भाई उनको ह्यूमिड क्लाइमेट में अलग मिले, माउंटेन एरिया में अलग मिले, बीचेस पे अलग मिले, तो ये हैं क्या? एंड येट वो सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स एक लिविंग क्रिएचर्स थे, चाहे वो अलग अलग टाइप के क्यों ना हो, लेकिन वो सभी के सभी क्या थे? ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कोई लिविंग क्रिएचर, कोई लिविंग थिंग, जैसे कि प्लांट और एनिमल। अब हम जितनी भी जगह जाएंगे हमें सारी जगह पे अलग अलग ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? हर जगह हमारे लिविंग क्रिएचर अलग अलग होंगे। तो जो पहेली एंड बूझो है उन्होंने ये देखा कि लिविंग क्रिएचर तो सारी जगह प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे घर में भी और हमारे घर के बाहर भी अलग अलग होंगे। तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ जो क्रिएचर्स उनके घर में थे वो शायद उन्हें बाहर नहीं मिले, या जो बाहर मिले वो घर में नहीं मिले। सो ऐसा क्यों होता है? ये हम कैसे बता पाएंगे कि कौन से टाइप के एनिमल्स कहाँ पर रहेंगे? ये चीज़ हमें बताएगी 9.1 ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग वेयर दे लिव। कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर रहेगी, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा उनकी सराउंडिंग एरियाज से, कि कोई बंदा कहीं पे रहने का एक हैबिट हो जाती है, आप वहीं पे ही सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि पहेली एंड बूझो ने अपनी जो राजस्थान ट्रिप थी उसके ऊपर देखा कि वहाँ पर उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम कैमल्स मिले, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम कैक्टस प्लांट्स मिले। लेकिन जो उनकी माउंटेन ट्रिप थी उसके अंदर उनको मोस्ट ऑफ द टाइम शीप गोट एनिमल्स मिले। जो उनकी ट्रिप टू पूरी थी उसके अंदर उनको वेरियस टाइप ऑफ फिशेस मिली। तो उनको अलग अलग टाइप की जगह पे अलग अलग चीज़ें मिली, ठीक है? अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी टाइप की चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कहाँ पे मिलेगी? हमें एक एक्टिविटी 1 परफॉर्म करनी है जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपके टीचर्स के, आपके एल्डर्स के, पेरेंट्स के किसी की भी हेल्प से आपको ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। इस टेबल में आपको क्या करना है, स्टार्ट आपको फॉरेस्ट एरिया से करना है। आपको उसके अंदर चीज़ें कलेक्ट करनी है कि फॉरेस्ट एरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मिलता है। सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पे फोकस करना है कि क्या कौन से टाइप के एनिमल्स होते हैं और कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ डिफरेंट और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप उसमें नोटिस कर सकते हो, जैसे कि मतलब कोई माउंटेनियस एरिया पे जाओ तो वहाँ पे जो वाटरफॉल होता है वो आपको बहुत इजीली देखने को मिलेगा, और बहुत सी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। जैसे कि टेबल 9.1 के अंदर आपको ये फिल आउट करना है, जहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में करना है कि फॉरेस्ट में किस टाइप के प्लांट्स देखे आपने, किस टाइप के एनिमल्स थे, किस टाइप की और कोई चीज़ें जो आपने बहुत ज़्यादा इजीली नोटिस की हो वहाँ पे। सो ऐसे करके आपको ये टेबल फिल करनी है। जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको आपके सराउंडिंग्स में इन एरियाज़ में दिखते हैं वो आपको इस टेबल के अंदर फिल करना है। अब इसको फिल करने से होगा क्या, यू विल ऑब्जर्व कि जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, जैसे कि इस टेबल के अंदर आपको इन फॉरेस्ट दिया हुआ है, इन माउंटेन्स दिया हुआ है, डेजर्ट एरिया दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और कोई और भी जगह हो सकती है जैसे कि प्लेन एरियाज जहाँ पे हम एट प्रेजेंट अभी रह रहे हैं,
कुछ ऐसे एरियाज़ जिनके आप अंदर आप देखोगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। हर जगह पे अलग अलग चीज़ मिलेगी आपको, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी जगह पे अलग भी हो, कई जगह सेम भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ज़्यादातर अलग अलग चीज़ें ही मिलेंगी। इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, दैट इज़ 9.2 हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। ये आपको देखने को मिलेगा हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। अब ये दो चीज़ होती क्या है, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। आप देखोगे जो एनिमल सी के अराउंड में रहते हैं ना, चलो लेट्स स्टार्ट विद द, हमने किससे स्टार्ट किया था, माउंटेन्स एंड राजस्थान वाले से। सो माउंटेन एंड राजस्थान में अगर हम देखेंगे कि ये दो डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स हैं, एक बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन है, एक बहुत ज़्यादा हॉट रीजन्स है, एक में कुछ अलग टाइप के ट्रीज़ मिलेंगे, एक में कुछ अलग टाइप के ट्रीज़ मिलेंगे, तो ये दोनों का हैबिटेट अलग है। हैबिटेट का मतलब होता है आपकी सराउंडिंग एरियाज़, ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। नाउ फर्स्ट कम विद द स्लाइम, कि अब ये स्लाइम क्या होता है कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स वाटर के अंदर मिलते हैं हमें सी वाटर में, वो मोस्टली सॉल्टी वाटर के अंदर होते हैं। सॉल्टी वाटर मतलब स्लाइम वाटर जिसको हम बोला जाता है, जो कि डिज़ोल्व होता है वाटर के अंदर ही। सो ये एनिमल्स और ये प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, जो एयर वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, ये लोग वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो लोग हॉट एरियाज़ के अंदर रहते हैं जैसे कि डेजर्ट एरिया में, सो वो लोग अपनी ऑक्सीजन्स कहाँ से लेते हैं, थ्रू एयर लेते हैं। माउंटेन वाले भी थ्रू एयर लेते हैं, सिर्फ एक सी वाला होता है कि जो अपने वाटर डिज़ोल्व के अंदर से लेते हैं। सो अब वहाँ के लोगों को वैसे ही सराउंडिंग्स में रहने की आदत पड़ चुकी होती है। सो उनका जो हैबिटेट होता है वो कुछ उस टाइप का होता है, जिस एरियाज़ के अंदर जिस टाइप से वो रह रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हैबिटेट क्या होती है। फिर उसके बाद आता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का क्या मतलब होता है, एडेप्टेशन मीन्स कि आपको आपकी सराउंडिंग एरिया कैसी है, आप कितनी ईजिली किसी चीज़ को अडेप्ट करते हो। कि एक एनिमल जो अगर सी एरियाज़ में रह रहा है, अगर आप उसको सडनली हॉट रीजन्स में भेज दोगे तो वो वहाँ पे उस क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। जो वहाँ का इन्वायरमेंट होगा वो उसको ईजिली अडेप्ट नहीं कर पाएगा। रीज़न, क्योंकि अगर कोई चीज़ एक जगह पर रह रही है, उसको उसी कंडीशन में रहने की आदत पड़ चुकी है, हैबिट हो चुकी है, तो अगर आप उसकी हैबिटेट को चेंज करोगे तो वो बहुत इजीली उस एरियाज़ के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर वैसे हो जाती है, जैसे कि सपोज हमने डेजर्ट एरिया में बहुत सारे कैमल्स देखे थे। सो बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल्स जो होता है कि वो उसी कंडीशंस की तरह होता है जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। लाइक कैमल्स की लेग्स बहुत लंबी होती है। रीज़न क्या होता है कि जो सैंड होती है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है, ताकि वो हीट उसको ज़्यादा फील ना हो, तो उसकी लेग्स बहुत लॉन्ग होती हैं। कैमल बहुत टाइम तक विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकता है। इसका मेन रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये एनिमल्स सिर्फ डेजर्ट में ही इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि डेजर्ट में वाटर की बहुत कमी होती है और दे कैन ईजिली सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। सो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, अब फिशेज़ है। फिशेज़ को अगर आप लैंड के ऊपर छोड़ दोगे तो शी और ही विल डाई। इसका रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि उनको वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है उनकी वो अपने गिल्स के थ्रू लेते हैं, जो और वो एक लैंड के ऊपर जो एयर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वो उससे नहीं ले सकते। सो वो किस टाइप की कंडीशन के अडेप्टिव हैं, जो वाटर के अंदर उनको प्रोवाइड होती है। कैमल्स किस टाइप की हैबिट किस टाइप की कंडीशंस के यूज टू हो जाते हैं, जो उनको डेजर्ट एरिया में प्रोवाइड की जाती है। सो ये कुछ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से वो अपने ही एरियाज़ के अंदर सर्वाइव करना ज़्यादा ईजी अडेप्ट कर पाते हैं। लाइक हमने फिशेज़ के बारे में पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो उनको पानी में मूव करने के लिए हेल्प करती है। येस, दैट्स ट्रू कि वो उनको हेल्प करती है। रीज़न क्या होता है उस स्ट्रीमलाइन शेप का, कि भाई वो उसको अपने आप को ईजिली वाटर के अंदर मूव कर सकती हैं, इसलिए उनकी बॉडी इस तरीके से फॉर्म्ड होती है। कैमल की बॉडी लॉन्ग लेग्स के साथ इसलिए होती है क्योंकि उसको डेजर्ट कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करना होता है, तो वो उसी तरीके के अडेप्ट करता है। सो दीज आर द रीज़न कि वहाँ के जो एनिमल्स या प्लांट्स होंगे उनको नेचुरली ऐसी चीज़ें मिली हुई है कि वो उसी एरियाज़ के अंदर अडेप्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ 2 एग्जाम्पल्स थे जो डिफरेंट थे, लाइक ऑफ अ फिश एंड अ कैमल, जो अपने अपने सराउंडिंग एरियाज़ में ही कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं। नाउ द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिजम्स लिव इज़ नोन एज हैबिटेट। जहाँ पर एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं उसको हैबिटेट बोला जाता है। और कि जो स्पेसिफिक फीचर होता है कि कहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक फीचर और अ सर्टेन हैबिटेट विच enables an organisms to live naturally in a place is called in adaptation. Like here it is, this is called the adaptation. ओके, हैबिटेट होता है जिस एरियाज़ के अंदर सराउंडिंग्स लिव करते हैं। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पर लिव करते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं।
The plant and animals that live on the land are said to live in the terrestrial habitat. Terrestrial habitat जो लैंड के ऊपर रहते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम लैंड पे ही रहते हैं. ओके, जो एनिमल्स कोस्टल एरियाज़ के अंदर रहते हैं उनको भी हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली में रहते तो वो लैंड के ऊपर ही हैं. जो हैबिटेट्स हमारी वाटर के अंदर रहती है उनको हम एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं. जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम एक्वेटिक बोलते हैं. लाइक जैसे रिवर के अंदर जो रहते हैं, हमारे लेक्स के अंदर रहते हैं, ओशंस के अंदर रहते हैं, या और भी एरियाज़ के अंदर रहते हैं. लाइक डेजर्ट और कोस्टल एरियाज़ वाले तो हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही काउंट करते हैं, लेकिन जो वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक होते हैं. नाउ द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन एन हैबिटेट आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स. कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, कोई भी लिविंग हैबिटेट जो एक हैबिट में रहते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं लाइक रॉक, सॉयल, वाटर हैबिटेट, इनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं. अब एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे सनलाइट हो गया, हीट हो गया, ये हमारा एबायोटिक कंपोनेंट में आता है. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हम तो स्टडी सिर्फ ऑर्गेनिजम्स जो लिव करते हैं उनके बारे में कर रहे हैं जो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं. सो व्हाट डज एबायोटिक कंपोनेंट डू? एबायोटिक कंपोनेंट क्या करते हैं और ये हमें कैसे हेल्प करते हैं? व्हाट यू हैव टू डू, एक्टिविटी 2 आपको परफॉर्म करनी है. ये कुछ कुछ रिलेट करती है एक्टिविटी 5 से, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, मूंग और चना सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए. तो आपको क्या करना है, आपको 20 to 30 सीड्स लेने हैं जिनको आपको वाटर में सोक करके रखना है और उनको रेस्ट करने देना है. ठीक है, फिर उनको आपको क्या करना है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, जिसके अंदर से आप एक पार्ट को वाटर के अंदर सोक करके रखोगे, 4 to 5 सीड्स को. एक पार्ट को आप सनलाइट के अंदर रखोगे और एक पार्ट को आपको बिल्कुल कोल्ड एरिया में रखना है. और जो लास्ट पार्ट होगा उसको आपको एक डार्क से एरिया में रखना है, जैसे कि किसी कबर्ड के अंदर. और थोड़े टाइम बाद आप नोटिस करोगे जो हमारा एयर के कांटेक्ट में था, वाटर के कांटेक्ट में था, सनलाइट के कांटेक्ट में था, वो प्लांट्स इजीली ग्रो कर जाएंगे, उनके अंदर से सीड्स निकल जाएंगे. लेकिन जो डार्क कंपोनेंट में या कोल्ड एरियाज़ के अंदर आपने रखे होंगे सीड्स, वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे. इनका सबसे मेन रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एयर, वाटर और सनलाइट की बहुत ज़्यादा नीड होती है. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उनको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है. सो ये कुछ रीजंस होते हैं कि हमारे एबायोटिक कंपोनेंट भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि इस अर्थ के लिए बायोटिक कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं. सो हर एक चीज़ अपनी एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है, लेकिन जितनी बायोटिक कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है उतने ही एबायोटिक कंपोनेंट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ हमने जो टॉपिक्स पढ़े उसके अंदर क्या आता है कि कुछ एनिमल टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ एनिमल एक्वेटिक होते हैं, हैबिटेट जो वो प्रोवाइड कराते हैं. सो अब लोग हम डिफरेंट पार्ट्स को डीपली स्टडी करते हैं, जैसे कि द जर्नी लेट्स स्टार्ट द जर्नी थ्रू द डिफरेंट हैबिटेट्स. कि डिफरेंट हैबिटेट्स की क्या क्या जर्नी होती है. सबसे पहले द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं जो हमारे लैंड के ऊपर रहते हैं. ओके, सबसे पहले हम डेजर्ट्स के एरिया से स्टार्ट करते हैं. वी डिस्कस कि हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. अब हमें ये पता करना है कि वो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे टेरेस्ट्रियल लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं. लाइक डेजर्ट के अंदर बहुत कम वाटर मिलते हैं, हमारी जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ के प्लांट्स और वहाँ के एनिमल्स उसी चीज़ के लिए अडेप्टिव हो चुके होते हैं. ये हमें कैसे पता लगेगा कि वो उसी क्लाइमेट के लिए कैसे अडेप्टिव हैं? सो हम एक एक्टिविटी 3 कर रहे हैं. आपको क्या करना है, एक कैक्टस का प्लांट लेके आना है क्लासरूम में, और क्या करना है, उसके कुछ प्लांट्स को आप कुछ लीव्स को उसकी आपको पॉलीथीन बैग्स के टाई कर देनी है. जैसे कि जो एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं जिनके ऊपर स्पाइक्स निकले हुए होते हैं. सो आपको करना क्या है, इसके कुछ लीव्स को लेकर आपको टाई कर देना है पॉलीथीन से. जैसे कि हमने चैप्टर 7 के अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्टडी करने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, जब हमने प्लांट के ऊपर एक पॉली बैग बांधा था और हमने देखा था कि प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं वो कुछ वाटर को लूज़ करते हैं. ओके, सो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे भी करना है. जो ऊपर हमें यहाँ पे अब क्या चाहिए, कैक्टस प्लांट चाहिए, उसकी कुछ लीव्स को आपको पॉली बैग में टाई करना है. और उसके बाद आप थोड़े दिन बाद देखोगे कि फ्यू आवर्स बाद ही आप देख सकते हो कि उस पॉली बैग में बहुत ही थोड़ा सा पानी कलेक्ट हुआ होगा. उसका मेन रीज़न क्या होता है कि जो डेजर्ट के एरिया प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट एरिया में मिलते हैं हमें, वो बहुत ही लेस वाटर को लूज़ करते हैं. उसका रीज़न क्या होता है कि डेजर्ट के अंदर बहुत इजीली हमें वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो वो बहुत ही कम पानी, बहुत ही कम ट्रांसपिरेशन करते हैं. तो
डेजर्ट्स के प्लांट होते हैं उनके अंदर जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है वो लीफ स्ट्रक्चर से नहीं की जाती, वो स्टेम से होती है। स्टेम उनकी जो होती है वो सारे प्रोसेसेस को फॉलो करती है, ना कि उनकी जो कि लीफ होता है। सो अब स्टेम फॉलो करती है। स्टेम के ऊपर भी एक थिक वैक्स लेयर होती है। एक थिक वैक्स लेयर का क्या रीज़न होता है होने का, ये लेयर इसलिए होती है कि जो स्टेम्स के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है वो ज़्यादा लूज़ ना हो पाए सनलाइट की वजह से। कभी उसके अंदर इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगा तो सारा पानी लूज़ हो जाएगा। सो उससे बचने के लिए क्या होता है, उसकी जो कभी आप नोटिस करना, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है ग्राउंड में। उनका रीज़न ये होता है कि वो सारा जितना भी वाटर होता है वो ग्राउंड से कलेक्ट करते हैं, ना कि कोई आउटसोर्स से कलेक्ट करते हैं। क्योंकि डेजर्ट एरिया के अंदर पानी की ऑलरेडी कमी है तो वाटरिंग प्लांट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो लोग जितना ज़्यादा ग्राउंड में डीप जा सकती हैं, उनकी रूट्स उतनी रूट्स जाती हैं और वहाँ से वाटर कलेक्ट करती हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स पे एक थिक लेयर ऑफ वैक्स होती है, जिसकी वजह से जो उसमें पानी प्रेजेंट होता है वो अपने आप को लूज़ ना कर पाए। ओके, द नेक्स्ट कम इन द टेरेस्ट्रियल इज़ द माउंटेन रीजन्स। अब माउंटेन रीजन्स के अंदर क्या होता है, अगर आप कभी गए हो या आपने नोटिस किया हो तो ये एरियाज बहुत ज़्यादा कोल्ड और विंडी होते हैं। यहाँ पे स्नोफॉल्स भी बहुत इजीली आपको दिख जाएंगे विंटर्स के टाइम के ऊपर। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जैसे 9.6 के अंदर आपको दिखाया गया है, ट्रीज़ की कुछ ये ऐसी शेप होती है जिनको हम लोग क्रिसमस ट्रीज़ या कॉर्न शेप ट्रीज़ भी बोलते हैं। अब इनकी ये शेप क्यों होती है, आपने कभी भी ऐसे प्लांट्स अपने नॉर्मल रीजन्स के अंदर तो नहीं देखे होंगे जहाँ पे आप लोग रहते हो। तो ये ऐसे ही नेचुरली क्यों ग्रो करते हैं, इनका कुछ रीज़न होता है। उसका रीज़न ये होता है कि ये जो ट्रीज़ होते हैं ये एक कोल्ड क्लाइमेटिक के लिए ही बने हुए होते हैं। अगर आप इनको ट्रीज़ को लाके यहाँ पे लगाओगे तो ये मर जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। रीज़न ये है कि ये कोल्ड प्लेसेस के अंदर ही ग्रो कर पाते हैं। और कभी नोटिस करना, जो इनकी शेप होती है वो कोन लाइक होती है, जैसे मैंने अभी बताया। ये कोन लाइक इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे माउंटेन रीजन्स होते हैं उनके अंदर रेनफॉल और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो इनकी स्लोप ऑफ ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं, बहुत ज़्यादा खड़ी होती हैं, ताकि जो वाटर और स्नोफॉल है वो ईजिली इनसे स्लाइड करके नीचे आ जाए। ओके, तो ये कुछ रीज़न है कि जिसकी वजह से ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमें माउंटेन एरियाज़ के अंदर ही मिलते हैं। जैसे कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। और आपने नोटिस किया होगा जो एनिमल्स हमें माउंटेन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं उनकी बॉडी फुल ऑफ कवर्ड विद फर होती है, टिप टू टो। उनकी सारी की सारी बॉडी कवर फर के साथ इसलिए होती है ताकि वो उनको कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस के अंदर प्रोटेक्ट कर सके। जो ठंडी का सीज़न है, ठंडी का एरिया है, उसके अंदर वो उनकी फ़र, जो थिक फ़र उनकी बॉडी के ऊपर होती है, वो उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से, लाइक रेनफॉल में, स्नोफॉल में। ये रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये इनकी फ़र लाइक ऐसी बॉडी होती है। ओके, सो माउंटेन रीजन्स के अंदर हमने देखा कि डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ का कंडीशन वैसा है, वहाँ का हैबिटेट वैसा है। सो वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स उसी चीज़ के अडेप्टिव हो चुके हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अडेप्टिव टू देयर कंडीशंस. So here is the end of this video. The further chapter will be discussed in the next video. Thank you.